हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, घर पर होंगे और इस समय लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एनालिसिस टूल। जैसा कि हम पिछले टॉपिक से रिवीजन क्लास दे रहे हैं आपको, और जो भी यूनिट है उन सभी यूनिट को वन बाय वन रिवाइज कर रहे हैं। तो आज हम ADIS की सेकंड यूनिट में स्ट्रक्चर एनालिसिस टूल्स के बारे में आपको रिवीजन क्लास दे रहे हैं, और इसके जितने भी स्ट्रक्चर एनालिसिस के टूल हैं उन सब की विशेषताओं के बारे में आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नेम से ही स्पष्ट है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस टूल, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब होता है संरचनात्मक अध्ययन या ग्राफिकल एनालिसिस, जिसके माध्यम से हम किसी भी विषय के बारे में, किसी भी कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन को ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस का यूज उस समय किया जाता है जब हमें किसी भी फैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना होता है, और इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के पश्चात उसका विश्लेषण करना होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन करना होता है। जैसा कि स्ट्रक्चर एनालिसिस का मेन उद्देश्य यह है, मेन पर्पज़ यह है कि हम इंफॉर्मेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि कोई भी यूज़र, कोई भी व्यक्ति आसानी से इंफॉर्मेशन को रीड कर सके, समझ सके, और जो भी इंफॉर्मेशन का उद्देश्य है वह उद्देश्य आसानी से पूर्ण हो सके। जैसे कि आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा कि फ्लो चार्ट या डेटा फ्लो डायग्राम का यूज़ करते हैं, और किसी भी प्रोग्राम के लॉजिक को, किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को या इनपुट आउटपुट स्टोर्स के डायरेक्शंस को आप आसानी से डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकें। तो जिस प्रकार से आपने प्रोग्रामिंग में किसी भी फ्लो को, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लो चार्ट का यूज़ किया था, वैसे ही यहाँ पर हम आपको कई स्ट्रक्चर एनालिसिस के टूल्स बताने वाले हैं जो किसी भी इंफॉर्मेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। चलिए देखते हैं। तो जैसे दिया है, स्ट्रक्चर एनालिसिस इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स एंड ग्राफिकल टूल दैट अलाउ टू एनालिस्ट टू डेवलप ए न्यू काइंड ऑफ सिस्टम स्पेसिफिकेशन दैट आर इजली अंडरस्टैंड टू द यूज़र। तो इसका कहने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस कई प्रकार की टेक्निक का सेट होती है, कई प्रकार टेक्निक का समूह होती है, जिसमें विशेष ग्राफिकल टूल्स होते हैं, और ये सभी ग्राफिकल टूल किसी भी एनालिस्ट को सिस्टम के डेवलप करने के लिए स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, और यह स्पेसिफिकेशन के माध्यम से यूज़र को आसानी से इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं, आसानी से अंडरस्टैंड करने योग्य बनाते हैं। और द ग्राफिक्स वेयर पॉसिबल टू हेल्प कम्युनिकेट बेटर विथ यूज़र डिफरेंशिएट बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल सिस्टम, बिल्ट अ लॉजिकल सिस्टम मॉडल टू फैमिलाइज द यूज़र्स विथ द सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य यही होता है कि हम इस प्रकार से इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सके ताकि यूज़र आसानी से कम्युनिकेट हो सके, और यूज़र जो हमारा लॉजिकल डायग्राम है उस लॉजिकल डायग्राम को आसानी से समझ सके। जैसा कि बताया गया है कि हम जो किसी भी सिस्टम का डेवलपमेंट करते हैं, उस सिस्टम के डेवलपमेंट में जो हमें लॉजिकल डिज़ाइनिंग करनी होती है, तो वह लॉजिकल डिज़ाइनिंग करने के लिए हम यह स्ट्रक्चर एनालिसिस टूल का प्रयोग करते हैं, जिससे कि लॉजिकल डिज़ाइनिंग को आसानी से समझ में आ सके, और वह लॉजिकल डिज़ाइनिंग के माध्यम से समझते हुए कोई भी व्यक्ति फिजिकल डिज़ाइनिंग का नेक्स्ट प्रोसेस कंटिन्यू कर सके। नेक्स्ट, टूल्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टूल हैं जो स्ट्रक्चर एनालिसिस में हमेशा यूज़ किए जाते हैं और हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो जैसा फर्स्ट टूल है डेटा फ्लो डायग्राम, जिसे शॉर्टकट में DFD भी कहते हैं, और दूसरा है डेटा डिक्शनरी, तीसरा है स्ट्रक्चर एनालिसिस या वो स्ट्रक्चर इंग्लिश, चौथा है डिसीजन ट्री,
और पांचवा है डिसीजन टेबल। ये पांचों ही ग्राफिक्स या ग्राफिकल टूल है जो कि स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंतर्गत पूछे जाते हैं और इनको सिंगल सिंगल करके भी पूछा जाता है। तो देखते हैं, DFD also known as bubble chart has the purpose of clarifying system requirement and identifying major transformations that will become program in system design. DFD consists of series of bubble joined by line। तो इसका कहने का मतलब है कि जो डेटा फ्लो डायग्राम है DFD है वो बबल चार्ट के जैसे ही दिखाई देता है या बबल चार्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा टूल है जो किसी भी इंफॉर्मेशंस के ट्रांसफॉर्मेशन को, किसी भी इंफॉर्मेशंस के फ्लो को रिप्रेजेंट कर सकता है। और जो एक प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में डाटा कैसे, कहाँ से इनपुट हो रहा है, कहाँ आउटपुट हो रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है प्रोग्राम में, उसको आसानी से ये सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसी कारण से जो है इसे हम लॉजिकल प्रिंट भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने DFD के कुछ सिंबल्स दिखाए हैं कि DFD में जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर है, डाटा फ्लो है, या प्रोसेस ऑफ फॉर्म डाटा फ्लो है, डाटा स्टोर है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे जो रेक्टेंगल है और सर्कल है, स्क्वायर है, ओपन रेक्टेंगल है, तो ये जितने भी सिंबल हैं इनको अलग अलग मतलब प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जो ओपन रेक्टेंगल है ये डाटा स्टोर या डाटा सोर्स के लिए यूज किया जाता है, और जो इलिप्स है आपकी प्रोसेस के लिए यूज होता है, या ये जो एरो है, एरो डाटा फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, डाटा फ्लो को डायरेक्शन देने के लिए यूज़ किया जाता है। जो स्क्वायर है वो सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब डाटा का जो इनपुट है, डाटा का जो आउटपुट है, उसके लिए रेक्टेंगल और ये स्क्वायर का यूज़ करते हैं। और ये जो आपका सर्कल है वो प्रोसेस के लिए जो यूज होता है, और जो ओपन रेक्टेंगल है ये डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी इज स्ट्रक्चर्ड रिपोजिटरी ऑफ डेटा अबाउट डेटा। इट इज अ सेट ऑफ रिजरस डेफिनेशंस ऑफ DFD, डाटा एलिमेंट एंड डाटा स्ट्रक्चर। तो जैसा कि डिक्शनरी से आपको लगभग सामान्य डेफिनेशन समझ में आती है कि डिक्शनरी एक ऐसा टूल हो सकता है जो किसी भी विषय के बारे में जो महत्वपूर्ण टर्म है, महत्वपूर्ण एलिमेंट है, महत्वपूर्ण मेटा डाटा है, उसके बारे में ये जानकारी उपलब्ध कराता है। जैसे कि डाटा अबाउट डाटा, मतलब एक ऐसा ये टूल्स हो सकता है जिनमें उन सभी इंफॉर्मेशंस को ये स्टोर करता है जो किसी न किसी फील्ड के बारे में, किसी भी डाटा के टर्म के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जिसे हम डाटा अबाउट डाटा या अदर वर्ड में हम मेटा डाटा भी कहते हैं। तो जो आपका डाटा डिक्शनरी है वो मेटा डेटा और डाटा एलिमेंट, डाटा स्ट्रक्चर आदि से मिलकर बना होता है, और इनका उद्देश्य यह होता है कि जो हम इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं, जो भी एलिमेंट हैं, उनको हम डाटा डिक्शनरी में आसानी से डिस्क्राइब कर सकें। Advantage of data dictionary में the most obvious is a document and it valuable reference of any organization, improve analyst user communication by establishing consistent definitions of various element, control information और important step in building database। तो इसके जो डाटा डिक्शनरी होते हैं उसके बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं, चूँकि ये एनालिस्ट अपने तरीके से इसको यूज़ करता है। तो जैसे इंफॉर्मेशंस को कंट्रोल करने के लिए, डाटाबेस को तैयार करने के लिए, या एनालिस्ट के जो कम्युनिकेशन है उस एनालिस्ट के कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम, या किसी भी डाटा को वैल्यूएबल बनाने के लिए, इन सब महत्वपूर्ण प्रोसेस के लिए हम डाटा डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री का मतलब ही है कि एक ऐसा टूल जो किसी भी डिसीजन के फैक्ट को, डिसीजन की कंडीशन को ट्री संरचना में ये रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये ऐसा टूल है जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ तो किया जाता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होने के लिए ये आपको ग्राफिकल टर्म प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल
कंडीशन प्रोवाइड करता है, जिससे आप किसी भी टर्म एंड कंडीशन को इसको समझ सकें। इसका जो उद्देश्य होता है वो लगभग इफ़ देन स्टेटमेंट के जैसे होता है। जिस प्रकार से हम इफ़ में कंडीशन पढ़ते हैं, फिर देन में उसका रिजल्ट पढ़ते हैं, फिर दूसरी कंडीशन, फिर उसका रिजल्ट, तो उसी इफ़ देन कंडीशन को हम डिसीजन ट्री में आसानी से डायग्राम के माध्यम से शो कर सकते हैं। देखिए आप, नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पर हमने एक डिसीजन ट्री के माध्यम से बनाया है कि जो डिस्काउंट ऑफर होता है, डिस्काउंट पॉलिसी होती है, वो डिस्काउंट पॉलिसी बुक स्टोर के लिए कैसे होती है, लाइब्रेरियन के लिए कैसे होती है, या सामान्य कस्टमर के लिए किस प्रकार की होती है। तो ये बुक स्टोर अगर 6 या उससे अधिक क्वांटिटी लेता है तो उसे 29%, उससे कम लेता है तो नील मिलता है। अगर लाइब्रेरियन लेता है 50% है तो उसे 15%। इस तरीके से मतलब जैसी जैसी उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है वैसे उसको डिस्काउंट ऑफर भी बढ़ता जाता है। यदि उसकी क्वांटिटी कम होती है तो उसको डिस्काउंट कम मिलेगा। तो ये जो कंडीशंस प्लान है उसको हम अगर डाटा या डिसीजन ट्री के माध्यम से अगर हम एक्सप्लेन करें तो आसानी से हम उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन टेबल। ये डिसीजन टेबल भी लगभग डिसीजन ट्री की जैसे ही होता है, क्योंकि जिस प्रकार से डिसीजन ट्री में टर्म कंडीशन होती हैं, कंडीशन होती है, फिर उसका एक्शन होता है, तो उन्हीं सब कंडीशन और उन्हीं सब एक्शन को हम डिसीजन टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिसीजन टेबल जो होती है तो डिसीजन टेबल में मुख्यतः यहाँ पर 2 पार्ट होते हैं। एक आपका कंडीशन स्टेप होता है और एक एक्शन स्टेप होता है। और कंडीशन और एक्शन स्टेप में भी 2 पार्ट होते हैं, जिनमें एक्शन एंट्री, एक्शन हब और कंडीशन एंट्री, कंडीशन हब ये रहता है। तो अगर उसी जो भी आपने डिसीजन ट्री को देखा है उसी को अगर इसमें कन्वर्ट करके देखें तो सेम हम टेबल के रूप में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और कोई भी डिसीजन आसानी से हम ले सकते हैं। तो इसके जो चारों पार्ट हैं इनको ध्यान से रखिएगा कि कंडीशन स्टेप क्या होता है, कंडीशन एंट्री, एक्शन स्टेप और एक्शन एंट्री, इनके बारे में 2 लाइन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ताकि ये जो टेबल्स है उस टेबल का उद्देश्य क्या है, कैसे इसमें एंट्री होती है। इसके लिए मैंने आपको जो PDF दिया है, PDF में भी एक्सप्लेन किया है, और इसके पहले आपको इस एक एक टर्म के बारे में इनको हमने नोट करवाया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, और फिर कोई दिक्कत होती है तो फिर से आपको हम ऑडियो वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।